हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो चलिए, काफी ज्यादा आपकी डिमांड है कि एचपीएससी पीजीटी मैथ का जो दिसंबर 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करें, जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम था, ना कि ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि हम इतने सालों से सब ऑब्जेक्टिव की ही प्रिपरेशन कराते हैं, उनका ही पेपर सोल्यूशन करवाते हैं। फर्स्ट टाइम हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन लेकर के आए, जिसके अंदर आज हम पार्ट 1 के अंदर हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक का पूरा। ठीक है, 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें 18 क्वेश्चन आए थे। एक बार मैं पेपर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने पेपर डाल दिया था सब्जेक्टिव का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, मिशन डीटर प्लस बी के नाम से है। तो ये पेपर है हमारे सामने। ठीक है, और ये शायद 31/12/2000 जो है ना 23 को ये पेपर हुआ था। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, कुछ कुछ 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ टोटल हमारे पास बन जाते हैं 18 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमने करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे है 18 क्वेश्चन। तो इन सब का हम सोल्यूशन आज करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना अच्छे से, तो है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देखो, प्रूव और डिसअप्रूव। ठीक है, या तो प्रूव करो या करो डिसअप्रूव। ये प्रूव नहीं होता। दैट इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र, देन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू c की पावर n प्लस में d की पावर n। ठीक है, तो इसको एक मिनट क्या हो गया। ठीक है, ये होगा फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर से वो बिलोंग करता हो। ठीक है, तो अब यहां पे पहले तो देखा जाएगा कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि 1 मार्क्स का है, आप 1 पुट करो, 2 पुट करो और ऑप्शन से उठाओ, आप डायरेक्ट पुट कर दो। ये है सब्जेक्टिव। इसमें जितना ज्यादा लिखा हुआ रहेगा, जितना ज्यादा पेज भरा हुआ रहेगा और एक्यूरेसी के साथ किया हुआ रहेगा, तो उतने ही मार्क्स आपके ज्यादा मिलने वाले। ठीक है, तो इसमें जो है खेल इसका है कि ज्यादा से ज्यादा हमने लिखना है, एक एक लाइन, ईच एंड एवरीथिंग हमें लिखना है। तो आपको पता है कि मेरी प्रैक्टिस पिछले 10 सालों से, मतलब जब से मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा था, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की ज्यादा अप्रोच है कि ऑप्शन में दिया होता है जो भी पुट करो, हिट एंड ट्रायल मेथड निकालो, लगाओ और जो है ना अपना आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसके जो सोल्यूशन है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाऊंगा, समझाऊंगा जरूर, बट पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ लाइनें ऐसी हो जो मैं अगर मैं लिखता हूं सोल्यूशन आपको करवाता हूं तो कुछ लाइनें मैं मिस कर दूंगा, क्योंकि मेरी वो वाली प्रैक्टिस नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस है, सब्जेक्टिव वाली नहीं है। तो इसीलिए वो लाइनें मिस ना हो, इसीलिए वो पहले से लिखा हुआ रहेगा, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूंगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है ना। तो इस चीज का जो है ना बड़ा ध्यान रखना होता है। ये मेरे पास मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू c की पावर n प्लस d की पावर n से। इसको 1 पे चेक करेंगे, फिर इसको 2 पे चेक करेंगे, n इज इक्वल टू, ठीक है, इसको pn मान लेते हैं हम, इस इक्वेशन को pn। ठीक है, ये वाली सारी इक्वेशन को फिर 1 पुट करेंगे n की जगह, फिर 2 पुट करेंगे। वो दोनों ऊपर वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि प्रूव और डिसप्रूव, इफ ये वाला देन ये वाला। हम यहां से चलेंगे, 1 पुट करेंगे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 पुट करेंगे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर k और k माइनस वन और k हम एज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर देंगे कि यस ये हमारे पास प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस टाइम पे हम देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है ना इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर, तो 1 पुट करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहां पे रुक जाता हूं ताकि आपको यहां से समझा सकूं। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या पुट किया, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 यहां पुट करोगे तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। तो यहां पे a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d बिल्कुल प्रूव हो रहा है। एंड 2 पुट करोगे जब, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इज इक्वल टू c की पावर 2 प्लस d की पावर 2, ये भी बिल्कुल सही प्रूव हो रहा है, p2 भी सही प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ n को मैंने 1 पुट किया और 2 पुट किया, दोनों सही प्रूव हो रहे हैं, जो कि हमें पहले से दिए हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो आपको जब एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच से, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, उसके बाद स्टेप 1, या आप पहले ये लिखोगे pn, हमने ये माना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको और बड़ा करने के लिए n इज इक्वल टू 1 यहां लिख दो, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 फिर नीचे लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना आप करके दिखा दो, फिर 1-2 लाइनें लिख दो, देयरफॉर p1 दिस इक्वेशन इज फॉर p1 n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 पे ये दोनों के दोनों ट्रू हैं।
तो अब हम अज्यूम करेंगे k माइनस वन और k के लिए, फिर k प्लस वन के लिए प्रूव कर देंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट p k माइनस वन एंड p k टू द ट्रू। तो यहाँ पे k माइनस वन n को मैंने पुट किया और k को पुट किया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले 1 पे, फिर 2 पे, अप टू सो ऑन k माइनस वन पे, k पे, और k प्लस वन के लिए ट्रू कर देंगे। मतलब k प्लस वन, k प्लस टू आगे के लिए सबके लिए ट्रू है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। पहले 1 के लिए ट्रू, फिर 2 के लिए, फिर k माइनस वन के लिए, k के लिए, k प्लस वन के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये चीज आ गई, हमने क्या पुट कर दिया k माइनस वन। तो यहाँ पे k माइनस वन पुट करोगे, a की पावर k माइनस वन प्लस b की पावर k माइनस वन इज इक्वल टू c की पावर k माइनस वन, d की पावर k माइनस वन। बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम अब ये हमने पुट किया k माइनस वन के लिए, अब हम पुट करेंगे k के लिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जब मैं PDF फाइल वगैरह प्रोवाइड कराऊं तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम प्रूव करेंगे a की पावर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर k के लिए, तो p k पुट करेंगे यहाँ पे, तो a की पावर k और प्लस b की पावर k इज इक्वल टू c की पावर k और d की पावर k। तो ये दोनों आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2। इन दोनों का यूज करके हम k प्लस वन के लिए, ये हमने एज्यूम किया कि इसके लिए भी ट्रू है, k माइनस वन और k के लिए भी ट्रू है, फिर हम k प्लस वन के लिए देखेंगे ट्रू है या नहीं। तो नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, k प्लस वन पुट करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस वन। समझ आ रही है? मैथमेटिकल इंडक्शन हर बार ऐसा ही आपको करना है। 2 क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको 1 2 k माइनस वन, k फिर k प्लस वन, ठीक है। चाहो तो 1 के लिए कर दो, फिर k के लिए, फिर k प्लस वन के लिए कर दो। कुछ कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी है, वो देखा जाएगा क्वेश्चन कितने नंबर का, ठीक है। अब k प्लस वन के लिए, अब यहाँ पे k प्लस वन के लिए हमने क्या किया कि a की पावर k प्लस वन, b की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू c की पावर k प्लस वन, d की पावर k प्लस वन, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो ट्रू ही कर दिया आपने, मैंने अभी माना है, अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी, फिर मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा, दोनों देखूंगा इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने इस फॉर्मूला के अंदर पुट ही किया जो भी इक्वेशन हमें दी हुई थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, a की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन को, ठीक है। समझ आ रहा है ना? उसके बाद हमने क्या किया, यहां देखो a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से a और b है, a और b कॉमन ले लिया। यहां से जब मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ पे a की पावर k और a की पावर 1 बचेगा, a की पावर 1 बाहर आ गया और a की पावर k अंदर आ गया। यहां से कॉमन लेंगे तो b की पावर k, b की पावर 1 बाहर आ गया, b की पावर k अंदर आ गया। बट यहाँ पे एक और भी टर्म तो बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ a इंटू बी की पावर k, तो a इंटू बी की पावर k, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू बी की पावर k, वो प्लस का आएगा तो माइनस कर दिया, b इंटू ए की पावर k, b इंटू ए की पावर k प्लस का आएगा तो मैंने माइनस कर दिया। इट मीन्स क्या हो गया, तो मेरे पास ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी और a की पावर k प्लस बी की पावर k। ये मैं क्यों लेकर के आया, क्योंकि यहाँ पे हमने दो मान रखी है चीजें, क्या क्या, एक तो k माइनस वन के लिए और एक k के लिए। इन दोनों का यूज करते हुए k प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना है। तो एक तो पावर k, ये देखो पावर k के लिए और पावर k माइनस वन के लिए हमें निकालना होता है इनमें से, तो मैं वो निकालने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a की पावर k, b की पावर k माइनस, यहाँ से a भी कॉमन ले लिया, b की पावर k माइनस वन, a की पावर k माइनस वन, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस के आगे। तो यहाँ देखिए a की पावर, देखो a की पावर, ये देखो a की पावर k माइनस वन प्लस b की पावर k माइनस वन, यहाँ एज इट इज ये वाला पुट हो जाएगा c, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही वो हम बाद में देखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को इन दोनों की हेल्प से कैसे मैं लिख सकता हूं, ये वाला आ गया। उसके बाद यहां देखो a की पावर k, b की पावर k, a की पावर b की पावर k इज इक्वल टू c की पावर k प्लस d की पावर k, ठीक है। मैं दिख नहीं रहा शायद, है ना, ये समझ में आ गया। ये दोनों हमने यहां पे कर दिए पुट, ठीक है। अब यहां पे पुट के ये वाले ये दोनों आ गए। अब ए बी और ए बी बचा हुआ है, हमें तो राइट हैंड साइड सी डी में चाहिए सारा का सारा, है ना, सी डी के अंदर चाहिए। तो ए बी और सी डी को यहां से ध्यान से देखो, ऊपर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू सी, यहां इज इक्वल टू आएगा सी स्क्र प्लस डी स्क्र, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। यहां पे इक्वल आएगा, ठीक है, ये चीज आ गई, ये इक्वल है। अब यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो इक्वल टू दोनों में कट जाएंगे, तो 2ab इज इक्वल टू 2cd बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ab इज इक्वल टू cd बचेगा। तो ab इज इक्वल टू cd आ जाएगा, और a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी तो है ही। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी तो है ही, a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी तो है।
ये मैं बाद में रिमूव कर दूंगा, ठीक है, जब आपको दूंगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी तो है ही, एंड ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। कैसे? जब मैं a प्लस बी का स्केयर करूंगा इज इक्वल टू सी प्लस डी का स्केयर करूंगा, तो यहाँ से देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस में डी स्केयर प्लस 2cd। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है? सी स्केयर प्लस डी स्केयर के, ठीक है। यहाँ देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है? सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये इक्वल है दोनों, तो कट ही जाएंगे, इधर इधर इक्वल टू में है, 2 से 2 का कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया सी डी, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा ए प्लस बी को सी प्लस डी, इधर सी डी आ जाएगा, तो यहाँ पे ए बी की जगह सी डी आ जाएगा, यहाँ भी सी डी आ जाएगा। क्यों? यहाँ से देखो सी डी, यहाँ देखो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सारा का सारा सी डी की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखो सी प्लस डी, लेफ्ट ये वाला देखो सी प्लस डी आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी था और ए और बी था पावर के, यहाँ पे सी डी की आ गई, यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, वो देख लेना आप, इक्वेशन 1 and 2 वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इज इक्वल टू यहाँ पे इसको जब मैं कंबाइन करूंगा तो इसी की पावर k प्लस 1 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड यही थी इसकी कि ये आएगा तो राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल आ गई c की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू d की पावर k प्लस 1। बट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में हम ऐसे लाइनें लगा देते थे, सब्जेक्टिव में आप नहीं लगाओगे। सब्जेक्टिव में प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि ये मैंने एज्यूम किया है k माइनस 1 और k के लिए, उसके बाद हम थर्ड स्टेप के अंदर k प्लस 1 के लिए मान रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो उसको हम यहाँ पे इन दोनों इनकी और इनकी हेल्प से जो है ना हम प्रूव कर रहे हैं। राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गया, देयरफॉर p k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी वो सारा का सारा ट्रू हो गया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिखी रहने देता हूँ, ठीक है, बाकी चीजें मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, अच्छा ये उधर जाके हटेगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, हमारा ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ हटता है तो ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन चले सेकंड पे, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि एक एक जो प्रॉपर लाइनें हैं ना आप खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं पेपर में बैठा होता तो इस टाइप से मुझे लिखना था, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये मेन उसी का है, वैसे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकाल लोगे, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है उसको हमें जरूर देखना पड़ेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स का है। क्या है? Z1 एंड Z2 बोथ सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। z प्लस जेड का बार इज इक्वल टू 2z माइनस 1 का मॉडुलस, आर्गुमेंट ये दिया हुआ है। देन फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2। तो सबसे पहले तो z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आयोटा y, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। और यहाँ पे जो z1 है, ठीक है, z1 क्या हो गया? x1 प्लस में आयोटा y1, और z2 क्या हो गया? x2 प्लस में आयोटा y2, ठीक है। जो जो भी दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट z1 प्लस z2 का, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं z1 प्लस में z2, तो x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में y2, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? जो फाइंड आउट करने की बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि y1 प्लस में y2 जो है वो क्या आएगा, फाइंड आउट करो। तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, एग्जाम के अंदर माइंड में आ जाना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट मतलब कि z1 का इमेजिनरी पार्ट और z2 का z1 का इमेजिनरी पार्ट मतलब y1, z2 का इमेजिनरी पार्ट मतलब y2, y1 प्लस y2 की बात कर रहा है। आयोटा को हटा दो, ये इमेजिनरी, ये रियल पार्ट होता है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज क्लियर होगी। अब जो है आर्गुमेंट का आपको पता है, आर्गुमेंट क्या होता है? z1 माइनस में z2 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे z1 माइनस में z2 किया हुआ, z1 माइनस में z2 किया हुआ है, तो यहां से अगर मैं माइनस करूं x1 माइनस में x2 प्लस में आयोटा y1 माइनस में y2, ठीक है। तो tan इनवर्स b बाई a होता है ना, b बाई a, tan इनवर्स b बाई b मतलब इमेजिनरी पार्ट और a मतलब रियल पार्ट, y1 मतलब tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस में x2, ठीक है। ये चीज आ गई, ये चीज इज इक्वल टू क्या दिया होगा? पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4 उधर जाके 1 बना देगा, तो y1 माइनस y2 उधर जाके x1 माइनस में x2 बन जाएगा।
तो ये मैं आपको रफली करवा रहा हूं अभी, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये रफली हो गया, ये दोनों हो गए इक्वल। अब y1 प्लस y2 हमें चाहिए, ना कि माइनस चाहिए। तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे, अब हम हेल्प लेंगे इसकी। z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, z का बार क्या हो गया, x माइनस में आयोटा वाई। तो z प्लस में z का बार अगर मैं करूं तो 2x आ गया, मतलब z प्लस में z का बार अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अगर इसको x मानो, z प्लस में बाई में 2 कर दोगे तो मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, z माइनस 1 का मॉडुलस, z माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है, समझ में आता है। z माइनस 1 का मॉडुलस मतलब x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ये क्या होता है, x माइनस 1, रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, सारे का रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ये x स्मॉल ही है, ठीक है, ठीक है, स्मॉल, चाहे तो सारा कैपिटल ले लो, चाहे तो सारा स्मॉल ले लो, स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहां से कट जाएगा, तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, चलो कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2x प्लस में आ जाएगा y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर एक बार देखना पड़ेगा, अपॉन में 2 इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू ये सारा आ गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया उधर जाके, तो 1 उधर चला जाएगा ना, y स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, ठीक है। तो आगे हम इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे जो भी है, तो यहाँ पे y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 की वैल्यू जो भी है हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 1, है ना, उस टाइप से आगे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको सोल्व। तो मैंने आपको एक रफली चीज बता दी कि इसका मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट का हमें इस टाइप का कुछ मिल गया, अब यहाँ पे इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको एक बार मैं, चलो स्टेप बाय स्टेप हम कर ही लेते हैं इधर थोड़ा सा, बाद में उसको हटा देंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड प्लस जेड का बार अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ देखो z प्लस जेड का बार अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। फ्रॉम गिवन रिलेशन z प्लस जेड का बार, यहाँ जहां देखो z प्लस जेड का बार इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखो z प्लस जेड का बार अपॉन में 2 इधर आ गया, z माइनस 1 इज इक्वल टू x, हमने दिया हुआ था इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू यहाँ x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, तो यहाँ देखो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया x, यही था मॉडुलस में ही दिया हुआ था, इज इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस सोल्व किया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2x, इसको ऐसे कर लो, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखो हमारा ये चीज आई हुई है कि y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 इस टाइप से, है ना। तो यहाँ से अगर मैं y स्क्वायर को 2x है, 2x1 कर दूं तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे z1 और z2 का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो z1 मैंने आपको बता दिया, z1 क्या हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर मैं z1 z2 इधर देखूं तो ये वाला क्या बन जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2x2 इज इक्वल टू 1 प्लस y2 का स्क्वायर। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस टाइप का कुछ हमें लेकर के आना है और उसके बाद इसमें पुट करना है, और हमारा आंसर क्या होगा, y1 प्लस y2, जो भी मेरा लास्ट के अंदर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमने लिखा था, और ना यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 4। आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ पे z1 माइनस z2 मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, कैसे माइनस किया और कैसे y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस में x2 आया इज इक्वल टू पाई बाय 4। वो आपको स्टेप लिखना है वहां पे एग्जाम के अंदर, जो है ना, ये स्टेप लिखना है। उसके बाद tan इनवर्स उधर जाएगा, tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये सारा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 माइनस में x2। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चलो यहाँ पे कर देता हूं मैं, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस में x2 प्लस में आयोटा y1 माइनस में y2, ठीक है। तो यहां से tan इनवर्स जब आएगा b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, तो यहाँ पे tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस में x2। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप लिखे, है ना, कैसे लिखें, कई बार कोई चीज ऊपर लिखी जाती है, कई बार कोई चीज नीचे लिखी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि स्टूडेंट को ये आता है या नहीं। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ये चीज लिखोगे, देखो tan इनवर्स y बाई x लिख दोगे, या b बाई a, जिसे हम आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंट का नाम दे देंगे,
आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस में Z2, इसका नाम दे दोगे इस टाइप से, जो कि हम यहाँ पे हम निकाल रहे हैं Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट। तो जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ही आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। टाइम बहुत खुला है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम आराम से है, कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, Z1 को ये लिख सकते हैं, Z2 को ये। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे निकाला था अभी 2x1 इज इक्वल टू ये, इसको x1 कर दोगे यहाँ y1 हो जाएगा, x2 कर दोगे y2 हो जाएगा। ये दोनों हो गए। इन दोनों को अब मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ देखो 2 टाइम था x1 माइनस x2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम में ये वाला सारा मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है ये वाली y1, ये वाली जो है, क्योंकि हमें आर्गुमेंट दिया हुआ है, हमें रियल पार्ट उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। y1 माइनस y2 आ गया। तो यहां से y1 माइनस y2 को x1 माइनस x2 अगर मैं पुट कर दूं, x1 माइनस x2, इधर भी x1 माइनस x2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा, जो कि हमें निकालना था, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इमेजिनरी पार्ट z1 प्लस में z2 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस में y2। ठीक है, क्योंकि z1 प्लस z2 को रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं, x1 प्लस में x2। ठीक है, रियल पार्ट होगा x1 प्लस में x2, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा टाइम y1 प्लस में y2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y1 प्लस में y2। ठीक है, तो अब ये वाली इसमें पुट कर दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो वही मेरा नेक्स्ट आ जाएगा कि y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया 2x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू y1 प्लस में y2, और यहां पे मेरा आ गया x1 माइनस में x2, ये हो गया मेरा कैंसिल। तो 2 इज इक्वल टू मेरा आ गया y1 प्लस में y2। यही मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ऊपर देखो इमेजिनरी पार्ट यही है मेरा y1 प्लस में y2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, z1 प्लस में z2 का इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कैसे हम चले और कैसे हमने एक एक चीज का प्रॉपर यूज किया, ये तो हमें पता चला कि क्या निकालना है। इसका हमें आर्गुमेंट का z1 z2 पुट किया, डायरेक्ट आर्गुमेंट निकल गया। इससे हमें डायरेक्ट ऑप्शन में z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करते गए तो हमारा निकलता गया। तो सब्जेक्टिव की अप्रोच में आपको एक एक लाइन लिखनी है, एक एक चीज आपको लिखनी है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप एडिशन कर रहे हो, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कौन सी इक्वेशन से कर रहे हो, तो वो हर एक चीज लिखनी है, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए बॉक्स कंटेन्स 7 ब्लू सॉक्स एंड 5 रेड सॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 7 जो है ना मेरे पास ब्लू सॉक्स हैं और 5 मेरे पास रेड सॉक्स हैं। और आपका जो एग्जाम है सब्जेक्टिव वो इंग्लिश के अंदर ही आएगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा, याद रख लेना। फाइंड द नंबर, ठीक है, क्या n ऑफ वेज 2 सॉक्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ 2 सॉक्स मैंने ड्रॉन की है, 2 ऑप्शन है जो कि 2.5 नंबर के है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन करना है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, बिल्कुल छोटा। दे कैन बी ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर की 2 आ जाए। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अप्रोच से जाता हूं तो टोटल यहां देखो 7 और 5 12, ठीक है, 12 सॉक्स हैं टोटल। 12 में से मुझे 2 चाहिए, कोई भी कलर की आ जाए। 12 गुना में 11 बटे में 2 गुना में, तो ये कटेगा 6 पे, 66 मेरा आंसर आएगा। अगर मैं जाता हूं दे मस्ट बी द सेम कलर, सेम कलर मतलब 7 में से 2 निकालेंगे, ठीक है, प्लस में 5 से भी 2 निकालेंगे सेम सेम कलर की। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 7 गुना 6 2 गुना 1, 5 गुना 4 2, ये तो आपको आता ही है सोल्व करना, ठीक है। तो यहां से कटेगा 2 3 और यहां से कटेगा 2, 21 प्लस में 10 31 मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो था ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कि भाई बहुत जल्दी आपने कर लिया। अब सब्जेक्टिव अप्रोच से समझो, क्योंकि हमें तो एग्जाम सब्जेक्टिव का देना है ना, हमें उस अप्रोच से जाना पड़ेगा। देखो गिवन द बॉक्स कंटेन्स 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 रेड सॉक्स। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ना वही सेम लाइन दोबारा लिख दो कि ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉन 2 सॉक्स ऑफ एनी कलर। हमें क्या करना है ए के अंदर कि एनी कलर की कोई भी 2 सॉक्स हमें निकालनी है। तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 2 सॉक्स ऑफ एनी कलर वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज एनी 2 सॉक्स फ्रॉम द इतना एंड इतना। मतलब 7 और 5 12, टोटल 12 सॉक्स में से हमें कोई 2 सॉक्स हमें
फाइंड आउट करनी है। द टोटल नंबर ऑफ सोक्स कितनी होगी 12। तो आप एक एक लाइन बढ़ाने के लिए ना ऐसे पूरा ऐसे मतलब लिख दिया करो कि भाई जिससे ना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगे और वो मार्क्स आपको दे। The number of ways to choose two socks from 12 is given by the combination formula। तो permutation and combination formula इसका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी सोच सकते हो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि मिक्स करके दिया हुआ है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ही पूछी हुई है कि कितनी वो आ सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 12C2, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि NCR। को ना लिख करके ना पहले वो बताता हूं आपको, कॉमन फॉर्मूला भी लिख दोगे ना उससे भी मार्क्स थोड़े और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका फॉर्मूला जो है ऐसा होता है CN, R। इसे हम NCR का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें C12 में से 2 मुझे सोक्स निकालनी है तो 12C2 हो गया, ठीक है। 12 इंटू में अगर और भी आगे लिखना है तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन में वो भी लिख सकते हो। NCR का फॉर्मूला भी प्रॉपर की N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू में R का फैक्टोरियल। तो उसको वैसे भी खोल सकते हो या डायरेक्ट भी खोल सकते हो, अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा 66। तो आंसर तो वही आया, बट 4-5 लाइनें आपको ये लिखनी पड़ेंगी अगर आपको 2.5 नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हम कह सकते हैं कि सो द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 2 सॉक्स ऑफ एनी कलर इज 66। तो जितनी लाइनें ज्यादा लिखोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। सेकंड बी ऑप्शन पे जाते हैं, दे मस्ट बी द सेम कलर। सेम कलर में अब देखो, द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ द 2 सॉक्स ऑफ द सेम कलर, वी नीड टू कंसीडर द केसेस फॉर ड्रॉइंग 2 ब्लू सॉक्स एंड ड्रॉइंग 2 रेड सॉक्स सेपरेटली। तो हमें सेपरेट जो है ना ब्लू और जो भी सॉक्स हैं, ब्लू सॉक्स हैं और रेड सॉक्स हैं, उनको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना मस्ट बी सेम कलर की यहाँ पे बात चल रही है। तो ड्रॉइंग 2, अरे यार क्या हो गया, हेलो सही चल रहा है ना। ड्रॉइंग 2 ब्लू सॉक्स की जब मैंने बात कर ली, द नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 ब्लू सॉक्स फ्रॉम 7 अवेलेबल ब्लू सॉक्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सेम इसी लैंग्वेज के अंदर आपको रट्टा मारना है, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो कि देयर आर टोटल 7 ब्लू बॉल्स एंड वी चूज ओनली 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है, फॉर द सेम कलर। कोई भी मन में आए, जैसे भी लैंग्वेज के अंदर आए, आप वैसे उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, वही इसमें भी वही NCR वाला जो है ना पूरा प्रॉपर आप तरीके से लिख सकते हो कि इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, CNR, ठीक है, NCR वाला। तो यहाँ पे 7 में से 2 हमें निकालनी है, तो 7 से 2 आ गया, 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 से कटेगा 3 पे, तो 21 आ। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उस टाइम पेपर में काटना है या नहीं काटना, काट दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग 2 रेड सॉक्स। तो उसके लिए भी सेम वही लिखेंगे कि 2 रेड कितनी है, नंबर ऑफ टोटल सॉक्स यहाँ पे मेरे पास 5 है रेड सॉक्स अवेलेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5C2, 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये कटेगा तो आएगा 10। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। फाइनली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 21 प्लस में 10, तो 31 मेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट में सेम कलर। तो एक जो लाइनें है ना वो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि फाइनली टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 2 सॉक्स, ठीक है, 2 सॉक्स मैंने निकाली और द सेम कलर, वी ऐड द रिजल्ट फ्रॉम बोथ केसेस, दोनों केसेस में। तो आंसर जो है पीछे हमने जो निकाला था आंसर तो वही आया, 66 आया और 31 आया, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से ऐसे करते थे। तो आपको आता तो सब कुछ है, आपने एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी क्वालिफाई किया हुआ है, और इस बार तो नहीं हो रहा चलो ठीक है, बट क्या है कि आता सब कुछ है, बट उसको थोड़ा सा इस वे में लिखना है ताकि आपको थोड़े से मार्क्स मिल सके, ठीक है, कि उसको एग्जामिनर ये सोचे कि हाँ भाई उसने कुछ ना कुछ तो लिखा है, इसको मार्क्स देने चाहिए। आंसर ठीक होने से मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर सोचोगे ठीक हो जाएगा तो कुछ भी ना लिखे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड का सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था 5 नंबर का 2.5 का, अब ये सेकंड पार्ट है 5 नंबर का, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन f जो है n क्रॉस n, n मतलब नेचुरल नंबर, सच दैट f(x,y) यहाँ पे 2x प्लस 1 2 की पावर y माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब जो नेचुरल नंबर n दिया हुआ है यहाँ पे 0 भी, वैसे तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, बट यहाँ पे 0 भी इंक्लूड करने के लिए वो हमें बोल रहा है। चेक वेदर फंक्शन इज बाइजेक्शन और नॉट। बाइजेक्शन क्या होता था, 1 1
एंड ऑन टू। देखो एक फंक्शन होता है वन वन, अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन है, अगर फंक्शन होता है ऑन टू नहीं है तो इन टू है, ठीक है। या फिर होता था वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही है, तो उसे हम बोलते थे बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव, ठीक है। और वन वन को हम इंजेक्शन बोलते हैं और ऑन टू को हम सरजेक्शन बोलते हैं, और वन वन एंड ऑन टू दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसे हम बाइजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो माइंड में क्लियर होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो कि फंक्शन जो है n क्रॉस n से चल रहा है। वन वन कब होता है कि एक की एक ही इमेज बनती हो, ठीक है, एक की एक ही इमेज बनती हो, मतलब कि एक मैं पॉइंट पुट करूंगा तो उसकी इमेज भी एक ही बनेगी, जो भी मैं पॉइंट उसके अंदर पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता था, तो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये सारा ले लिया, क्योंकि 0 इंक्लूड हमने किया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये सारा मैंने स्टेटमेंट यहाँ से उठा ली। वन वन के लिए हमने क्या किया, एफ एक्स वन और वाई वन पुट किया। जब मैं उसको एफ एक्स टू और वाई टू के इक्वल प्रूव कर दूंगा तो वो मेरा वन वन होगा, ठीक है। जहां पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बिलोंग कर किससे कर नेचुरल नंबर से, एन क्रॉस एन से। ये भी नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ये भी, ये टप्पल के अंदर है, एन क्रॉस एन मतलब 3 दे देता तो 3 आ जाते, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अब यहां देखिए ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें वन वन पुट एक्स वन वाई वन पुट कर दिया और इधर वाली में एक्स टू वाई टू पुट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया कि वन को रिमूव कर दिया बोथ साइड। अब एक लाइन इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि एड वन फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वन को ऐड किया और उसके बाद वो एक लाइन बढ़ाने के लिए, अगर आप बढ़ाना चाहते हो ना, उसके बाद यहां पे मेरे पास आ गया टू की पावर वाई वन और टू की पावर वाई टू, और ये सारा आ गया। अब यहां एक चीज देखिए, अगर मैं टू की पावर वाई वन को उधर लेके चला जाता हूं तो यहां मेरे पास क्या आएगा कि मैं इसको यहां पे करके दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहां से करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स वन है, यहाँ पे 2x2 प्लस वन 2 इंटू वाई की पावर वाई टू माइनस वाई वन, क्योंकि यहां से 2 की पावर वाई वन मैं इधर ले गया तो 2 की पावर बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर जाके 2 की पावर वाई टू माइनस वाई वन होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां पे कि ये मेरे पास ओड नंबर है, क्योंकि 2 को मैं x1 को 0 पुट करूंगा, क्योंकि यहां से तो मैं टर्म ले सकता हूं नेचुरल नंबर से, x1 को 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 1 पुट करूंगा क्योंकि 2n प्लस 1 की फॉर्म के अंदर है, ओड नंबर बनेगा हमेशा, 1 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 5 आएगा, ओड नंबर बनेगा। बट यहां पे अगर मैं देखूं ये ओड बन रहा है, ठीक है, इनटू में इवन, तो ऑलवेज इवन नंबर बनेगा, क्योंकि यहां पे 2 टाइम है, एक सेकेंड, 2 की पावर है ना, ये 2 की पावर है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, दोबारा करेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, 2 की पावर y2 माइनस y1। अब ऊपर भी मुझे y1 और y2 भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, ऊपर मैंने बताया हुआ है कि ये सारा का सारा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर पुट करूंगा, 2 की पावर 0 पुट करूंगा तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम तो ओड इज इक्वल टू ओड बन जाएगा। बट यहाँ पे y2 इसको अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 आ जाएगा, 2 से इवन नंबर मल्टीप्लाई ओड इनटू इवन होगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 हमेशा इवन नंबर बनता रहेगा। ये कब इक्वल हो सकता है, पॉसिबल odd is equal to odd if y2 minus y1 is equal to 0, ठीक है। ये तभी हो सकता है अगर ये इसकी पावर 0 हो, 1 आ जाए तो फिर odd is equal to odd, ये भी odd मल्टीपल हो, odd है क्योंकि यहाँ पे x2 भी फिर इससे पूरा आ रहा है, 2n प्लस 1 की फॉर्म के अंदर है, तो ये हो जाएगा 0, तो y1 is equal to हो जाएगा y2, ठीक है। ये इक्वल हो गया, ये 0 पूरा, फिर इन दोनों से कंपेयर करो, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया क्लियरली कि 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, और यहां से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्यों इक्वल आई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2, तो यहां से मेरा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, y1 इज इक्वल टू y2 आ गया। ये मैंने यहां पे आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो x1 इज इक्वल x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 आ गया, तो यहां पे ये मेरे पास क्या हो गया, 1 1 तो हो गया, ठीक है। एफ एक्स वाई इज 1 1, ठीक है। समझ में आती है ना बात कि कैसे मैंने यहाँ पे आपको ये चीज करके दिखाई। उसके बाद बात आती है ऑन टू की, ठीक है। ऑन टू के अंदर देखो क्या है कि लेट n बिलोंग्स टू n, ये सारा है सच दैट, देखो ऑन टू के अंदर क्या होता है, मैं ये सारा हटा रहा हूं, चलो कोई नहीं, पढ़ा रहने दो, देखी जाएगी। यहां पे हम कर लेते हैं ऑन टू के अंदर देखो इस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम
जो भी यहाँ पे पॉइंट होता है और यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, एक्स की, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये x है ये y है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्री इमेज है, ये मेरे पास इमेज बनती है। अब यहाँ पे ऑन2 के अंदर होता क्या है कि कोई भी यहाँ पे इमेज है उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई ऐसी इमेज पड़ी है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मींस क्या है, वो ऑन2 नहीं है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू n, पूरा का पूरा मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ले लिया। और यहाँ पे मेरे पास, या ऐसे समझ लो कोई भी मैंने एक n ले लिया, कोई भी एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, ठीक है, 1 2 3 4 0 कुछ भी उठा लिया, उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर कुछ भी मैं ऐसा पुट कर दूं कि वो आना चाहिए, प्री इमेज आनी चाहिए उसकी, या प्री इमेज में कुछ भी पुट करूं तो n आना चाहिए, n कुछ भी मैं पुट कर सकता हूं, तो इट मींस क्या है, वो ऑन2 है, अदरवाइज नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स का इसमें डाउट रहता है। तो यहां देखो 2x + 1, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें दी हुई है, इज इक्वल टू मैंने क्या पुट करना है, n पुट करना है, ठीक है, fxy जो भी मुझे इक्वेशन यहाँ पे दी हुई। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 उधर चला गया तो n + 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इज इक्वल टू पॉसिबल ओड इज इक्वल टू ओड, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ओड इनटू में इवन इज इक्वल टू इवन, ठीक है। ये ठीक है, तो जो मैंने आपको करके दिखाया वो पड़ा रहेगा। अब यहाँ देखो इज इक्वल टू n + 1 आ गया था, तो n को अगर मैंने 0 पुट किया, राइट हैंड साइड जो है, जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 पुट कर करके देखेंगे उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती, ठीक है, जब मेरा इंक्लूडिंग 0 नेचुरल नंबर के केस के अंदर, तो इट मींस क्या है, वो ऑन2 नहीं है, अदरवाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू 1 आ गया, क्यों, n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट किया क्योंकि n + 1 थी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन, ये 2x + 1 इनटू में 2 की पावर y1 इज इक्वल टू n + 1, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे हम क्या ऐसा पुट करें नेचुरल नंबर में से कि यहाँ पे आ जाए 1, और इंक्लूडिंग 0 भी पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट किया यहाँ पे, x को 0 आ गया, 2 की पावर 0 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1, तो प्रूव हो गया मेरा, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस में 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इट मींस क्या है, ये हो गया ट्रू। x इज कब, जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये हो गया ट्रू। तो दैट इज f00 पे वो 0 आ रहा है, मतलब f00 का मतलब fxy है ना, ये fxy है, ये वाला जो मैंने पुट किया ये fxy है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये देखो fxy इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पे 0 मैंने पुट किया तो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा 0, जब n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 0, ये मेरा ट्रू हो गया। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 पे मैंने चेक किया, 1 पे यहाँ चेक करोगे तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, 1 + 1 2, कुछ हमें प्रूव करके देखना है कि 2 इधर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, नेचुरल नंबर से कुछ भी हम पुट करें। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मेरा 2 बन रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू में 0 + 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 बन रहा है मेरा। सेटिस्फाई हो रहा है कब, जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, y को 1 पुट कर रहा हूँ। तो x को 0 y को 1, fxy इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n होता है ना, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू n, तो n को मैंने 1 पुट किया। तो इस टाइप से यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे ही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे भी सेटिस्फाई होता रहेगा। तो राइट हैंड साइड मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, जो भी मैं लेता रहूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पुट कोई भी यहाँ पे टप्पल के अंदर 0 1 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, कभी मैं 1 0 पुट कर दूंगा, कभी मैं कुछ भी पुट करता रहूंगा नेचुरल नंबर में, 1 3 पुट कर दूंगा, 3 4 पुट कर दूंगा, तो उसमें हमेशा वो आता रहेगा। इट मींस क्या है, वो ऑन2 है। राइट हैंड साइड की जो भी मेरी इमेजेस है उसकी हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसकी प्री इमेज 0 है 0 की, और 1 की प्री इमेज 0 1 है, ऐसी 2 की प्री इमेज कुछ होगी 3 की होगी, तो ये मेरा हो गया ऑन2। तो 1 1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया, 1 1 ऑन2 हो गया तो वो बाइजेक्टिव हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि 1 1 और ऑन2 दोनों है तो बाइजेक्टिव है। अगर ये डिसप्रूव हो जाता तो हम बोलते कि वो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मैंने 1 1 किया और कैसे मैंने ऑन2 किया, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। देखो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, पीछे शायद मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे पास है रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, ये वहां से क्वेश्चन है। और पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये मेरे पास ये परमुटेशन एंड
कॉम्बिनेशन से है, प्लस में वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला बता दिया मैंने, ठीक है, ये वाला भी वही है, ठीक है, सेम ही आगे दिया हुआ है। और उसके अलावा पीछे जो मैंने बताया आपको सेकंड वाला, ये आगा कॉम्प्लेक्स नंबर से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। पीछे वाला तो शायद मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो साथ साथ ये भी देखते चलना कि कहाँ कहाँ से जो है ना आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए जी कंप्यूटर जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे लेकर के चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक, अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर हम उस वे से करा रहे हैं जैसे सब्जेक्टिव का आपका पेपर आने वाला है, और किस अप्रोच से आप करोगे वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपको आता हो, क्वेश्चन आने का यहाँ पे मतलब ही नहीं, यहाँ पे ये है कि किस अप्रोच से आपको करना है। देखो x की पावर 4 बाइनोमियल से मेरा आया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के सारे की पावर 10 है। तो याद है मल्टीनोमियल थ्योरम हम करते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन, सारे की xn अप सारे की पावर n इज इक्वल टू समेशन के अंदर n फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है, ऐसे करके, और a प्लस b प्लस c जो भी होता था इज इक्वल टू n होता था उसका एडिशन, x की पावर a, ठीक है, x2 की पावर x1 की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c, इस टाइप से आगे किया करते थे। तो उसका ही हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमने लिख देना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव की अप्रोच से, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना वी यूज द मल्टीनोमियल थ्योरम। ये मैंने ऑब्जेक्टिव की अप्रोच के अंदर भी आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर करवाई हुई है मल्टीनोमियल, बट उसके अंदर मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट आपको करवाया हुआ है कि अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, उसमें हम जब निकालते थे तो NCR करके वो वाला सारा n फैक्टोरियल अपॉन में वो सारा q-1 का फैक्टोरियल की पावर, इस टाइप से करके मैंने करवाया हुआ है आपको। बट यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव की अप्रोच से करना है, तो थोड़ा पूरा खोल करके दिखाना पड़ेगा। द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के सारे की पावर 10 कैन बी रिटन एज, इसको मल्टीनोमियल थ्योरम में हम कैसे करते थे, x1 x2 x3 सारे पावर n फैक्टोरियल अपॉन में a का फैक्टोरियल b का c का, x1 की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c, जो भी है इसकी पावर ए बी सी, और इन सब का एडिशन होता था n के इक्वल होता था, ठीक है। और यहाँ पे इसका फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास 10 दिया हुआ, 10 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, इसका समेशन a प्लस बी प्लस सी की का तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 10, ऊपर पावर n है, और इनका फैक्टोरियल कुछ कुछ बुक्स के अंदर पी क्यू आर की फॉर्म के अंदर भी लिखा हुआ है, घबराना मत, सेम ही है। यहाँ देखो अब यहाँ पे पावर x की पावर 0 है, मतलब 1 है, कांस्टेंट है 1, x और x के, इसकी पावर है, इसकी पावर b, इसकी पावर c, तो यहां से हमें एक्चुअल में कोफिशिएंट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 अगर मैं यहाँ पे देखता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10, ठीक है, 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10 का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब a का फैक्टोरियल, b का फैक्टोरियल, c का। तो यहाँ पे 1 की पावर a तो खत्म ही हो गया, x की पावर क्या आ जाएगा मेरे पास b प्लस में 2c, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। x की पावर हमें क्या निकालना है, x की पावर 4, तो b प्लस 2c क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो वो ये सारा मेरा ये एक्चुअल में ये कोफिशिएंट है सारा, x का कोफिशिएंट ये है, x की पावर 4, b प्लस 2c क्या होना चाहिए 4। तो यहां से हमें क्या मिला कि वी नीड to find the coefficient of x की पावर 4, for this we need b plus 2c is equal to 4, कि b plus 2c को मैं क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, तभी मैं उसका कोफिशिएंट जो है ये कांस्टेंट बनेगा, ये वाला सारा का सारा मैं वो निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो b plus 2c is equal to 4 कब कब आएगा, केसेस क्या क्या बन सकते हैं, तो तब a b c हम वहां से निकाल पाएंगे इन दोनों की हेल्प से। एक तो a plus b plus c is equal to 10 और b plus 2c is equal to 4, तो दो मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन ले ली, कौन सी, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10। तो यहां से अगर मैं बनाऊं a की वैल्यू और b की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं a को 0 पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां देखो a को मैं a को छोड़ो, b और c के अंदर से देखो, ठीक है, तभी मैं a की वैल्यू भी यहां पे बना पाऊंगा। a को छोड़ो क्योंकि हमें b और c की वैल्यू हमें मेन देखनी है, b प्लस 2c की वैल्यू फोल हमें 4 पुट करनी है, तो a को तो एक बार छोड़ ही दो, ठीक है, b और c की वैल्यू में खेलते हैं तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो b सबसे पहले c और उसके बाद मेरी a की वैल्यू। अब b की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट की तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी, b की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, तो 2 उधर जाके बन जाएगा 8, तो a की वैल्यू कितनी आई 8,
क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तो 10 बनना चाहिए, ए बी सी को 10 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 उधर जाके 3 हो जाएगा, सी की वैल्यू 3/2, तो वो मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें रैशनल टर्म नहीं बनानी होती, इंटीजर बनानी होती है। तो बी की वैल्यू 1 कैंसिल हो गई, 2 पुट कर सकते हैं, यस, बी की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 पुट करोगे उधर जाके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 2 है ये 1 है, 3 हो गया, तो यहां से 10 में से माइनस करेंगे, ये आ गया मेरा 7। और क्या पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 2 कर दी, 3 पुट कर सकते हैं, 3 उधर जाएगा 1 बनेगा, तो 1/2 आ जाएगा सी, तो रैशनल आ गया, वो मैं नहीं ले सकता। और क्या पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 से 4 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो यहां से बी की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर देता हूं तो सी की वैल्यू 0 आ गई, और ये आ जाएगी 6, क्योंकि 4 6 10, 7 और 7 मतलब 2 1 3 7 10, 6 और 8 10, सॉरी 8 और 2 10, तो यहाँ पे टोटल इनका एडिशन 10 बनना चाहिए। वो हमारे पास शॉर्टकट होते थे ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के अंदर, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें एक ही चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये टेबल आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर कि बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। उसके बाद इसमें बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ये सारी वैल्यू आएंगी तब एक्स की पावर 4 बनाएगा वो हमेशा, क्योंकि यहां पे देखो एक्स की पावर 2 बी प्लस 2 सी भी हमेशा 4 बन रहा है, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। तो 4 के अकॉर्डिंग मैंने चेक की, तो 3 वैल्यू मेरी आई, एक इससे और एक इससे, तीनों का एडिशन जो है वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट b इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 0, कैसे, यहाँ देखो b इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 0, ये वाला मैंने कंडीशन पहले उठा ली, और a इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में a b c तीनों की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। कोफिशिएंट तो यही है ना, ये मेरे पास कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट 210 मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन मैं लूंगा, b इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 7, a इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे तो उस टेबल जैसे लिख दो, उसके बाद कोफिशिएंट मेरा यहाँ पे बस a b c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, तो ये मेरा कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो b इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू यहाँ देखो 0, सी इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 8, a इज इक्वल टू आ गया 8, ठीक है। 8 आ गया, तो यहाँ पे पुट किया। अब तीनों का एडिशन जब करोगे फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 210, 360 और 45, जो मेरा आया फाइनल मेरा 615। उसको लिखने का तरीका, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 615, मतलब लैंग्वेज के अंदर जितना चाहो लिखो, ताकि उसको थोड़ा लगना चाहिए कि बड़ा लिखा है। तो ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे किया। अब ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखो, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a, देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी एज इट इज करवाया हुआ है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जो लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं जो आर.डी. शर्मा का जो सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना पूछे हुए हैं, ठीक है। वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने एनसीईआरटी और एलिमेंट्स भी पढ़ा है ना, तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, समझते हो ना बात को, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वाले सारे, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 1.5 1.3 1/2, कुछ भी आता रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए है, प्रूव हमने ये करना है। अब हमारे पास याद है आपको एक प्रॉपर्टी होती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन होता है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है, याद है। और पीछे वाले में मैंने आपको बता दिया था ना, बाइनोमियल से आया, ये हमारा आया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एपी जीपी एचपी और एजीपी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको अच्छे से करना है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछागा, हर एक चैप्टर से एक एक जो है ना क्वेश्चन उन्होंने उठा करके दे दिया आपके लिए। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मान लीजिए 3 नंबर का मैं निकालता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 नंबर का है तो अपॉन में 3 कर दो, उनका एडिशन करके। ज्योमेट्रिकल मीन मान लीजिए 3 नंबर का है तो उनका क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, a इंटू बी इंटू सी सारे की पावर 1/3, सारे की पावर 1/n होती है जो n टर्म होती है, ठीक है। और यहां पे ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन क्या होता था इनका, 3 अपॉन में जो एपी है ना, ठीक है, एपी का उल्टा कर दो, 1 में कर दो, तो वो मेरा होता था हार्मोनिक, ठीक है। तो 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में सी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया होता तो बहुत जल्दी मैं सोल्व करवाता, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए 1 2 3 पुट करके आप आंसर डायरेक्ट निकाल करके आगे निकल जाते, ठीक है।
क्योंकि हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो 0 1 2 या 1 2 3 या कुछ भी पुट कर दो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से एक ऑप्शन ये वाला भी होगा, तो मेरा आंसर आ जाता। बट अब सब्जेक्टिव की अप्रोच से कर रहे हैं तो सब कुछ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये चीज आ गई। तो इसका अब हम यूज करेंगे कैसे, टू प्रूव दिस इनइक्वालिटीज वी यूज द अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन, जिसे हम AMHM बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। मतलब अर्थमेटिक और हार्मोनिक का यूज कर लिया, ज्योमेट्रिकल को हटा दिया, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों को चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 बाय में 1 बाय में 1 बाय में। तो x देखो यहां पे देखो 1 बाय में है, 1 बाय में है, 1 बाय में, यही हमें चाहिए, तो इन दोनों का हमने यूज कर लिया। ठीक है, अप्लाई द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इनइक्वालिटीज, तो ये लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। स्टेट्स दैट फॉर एनी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, तो इन अब देखो n टाइम तक है, हम मैंने 3 टर्म ली थी, n टाइम तक ले लो, अपोन में क्या आ जाएगा n, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लास्ट वाला लिया, बीच वाला हटा दिया, अपोन में 3 था, यहाँ पे 3 टर्म थी, यहाँ पे n टर्म है तो n आ गया, अपोन में इन सबका मतलब रेसिप्रोकल आ गया, इन सबका रेसिप्रोकल आ गया, तो वो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे कर ली यूज। ठीक है, याद है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, हार्मोनिक मीन, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कर ली यूज। अब देखो, फॉर आवर केस वी हैव 3 पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई जेड अप्लाइंग AMHM इनइक्वालिटीज, तो मैंने, हमारे पास 3 नंबर थे तो तीनों के लिए अप्लाई कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन में 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको 3 का भी बता दिया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, अब तो कुछ है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया, तो उसको जो है ना आप सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a, तो a बाई में 3, क्योंकि यहाँ पे ये देखो इसको पूरे को a पुट कर दिया, a बाई 3 उधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, 3 3 9, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, 9 बाई में a आ जाएगा इस साइड, और जहां ओपन है इनइक्वालिटीज उधर, ये इसको उल्टा लिख दिया मैंने, इधर इधर। ठीक है, समझ में आ गया, बस कैसा भी कर सकते हो आप, उसके बाद जो है ना इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, और ये सोल्व क्या कर सकते हो, आपने प्रूव ही कर दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 9 बाई में a से, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा कंप्लीट प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी, हमें सिर्फ ये देखना था, और इसके बेस पे कल को इन दोनों का भी आ सकता है, इन दोनों का भी आ सकता है, इसका और फर्स्ट का थर्ड का भी आ सकता है, तो कैसे भी आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे, चलिए जी, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास देखो 10 मार्क्स का है, ये देखो लास्ट वाला मैंने लिख दिया था ना, हाँ ठीक है, ये है a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ab इज इक्वल टू ba, देन प्रूव बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन और मैट्रिक्स से क्वेश्चन मिक्स करके आया हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्लस में मैट्रिक्स, दोनों से क्वेश्चन मिक्स करके पूछा गया। ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, तो यहाँ पे ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका आपस के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे एन को मैं 1 पुट करूंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में वही 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, फिर के -1 के, फिर के +1 के लिए, वैसा ही आप कर सकते हो, तो 1 पुट करता हूँ तो ए की पावर 1 बी की पावर 1 हो जाता है ना, तो वही सेम चीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें हम पहले इसको मतलब थोड़ा सा 10 नंबर का है तो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा चीजें लिखने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर 5 नंबर का होता तो डायरेक्ट लिखते, अब इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस केस हम ऐसा लिख सकते हैं जिससे ना वो टीचर को लगेगा कि हाँ क्वालिटी तो है स्टूडेंट के अंदर, है ना, उसको पता है। बेस केस जिसके अंदर n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो पावर 1 मैंने पुट किया तो पावर 1 ये ट्रू होगा, बेस केस होल ट्रू, तो आपके थोड़े से मतलब पेज भर जाएंगे ज्यादा अगर ऐसे आप लिखते हो। नेक्स्ट आप लिखोगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम k के लिए मानेंगे, k+1 के लिए प्रूव करेंगे, तो एज्यूम, हमने एज्यूम किया दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, a b की पावर k, तो a की पावर k और b की पावर k, जैसे इसमें दिया हुआ हमने k के लिए मान लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडक्टिव स्टेप करेंगे, जिसमें हम वी नीड टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट होल्ड फॉर k+1, तो ये लाइनें लिखनी है वहां पे क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर है, a b की पावर k+1, तो अब यहाँ पे देखो k+1 के लिए हम करेंगे तो ये आना चाहिए, a की पावर k+1 और b की पावर k+1 आना चाहिए, बट हम अब यूज किसका करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसको मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ले लूंगा, ठीक है, ये मैंने उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है,
ए बी की पावर के प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भूल जाओ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए बी की पावर मैं के अलग कर दिया, पावर वन अलग कर दिया, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी और पावर अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी की पावर के मैंने अलग कर दी, ए बी की पावर वन मैंने अलग कर दी। अब देखो ए बी की पावर के, ए बी की पावर के को मैं ए की पावर के बी की पावर के लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कॉम्यूटेटिव होल्ड करती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इस टाइप से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पे ए बी की पावर के है तो ए की पावर के बी की पावर के, तो यहाँ यूजिंग द इंडक्टिव हाइपोथेसिस ये आ गया मेरे पास ए की पावर के बी की पावर के इनटू में ए बी। तो नाउ वी यूज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए की कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी थी हमने वो यूज कर ली। तो ए बी की पावर के प्लस वन, ए की पावर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ए बी की पावर के है तो ए की पावर के बी की पावर के, ठीक है। तो ए की पावर के बी की पावर के, बी की पावर के और ए, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, ठीक है। इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो यहाँ पे ए की पावर के ए आ गया, बी की पावर के बी आ गया। अब यहाँ पे ए की पावर के है और ए है, ए की पावर के प्लस वन आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो के प्लस वन आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे इक्वल आ गया, ठीक है। ये क्या है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो के प्लस वन के लिए भी मैंने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखते हो स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट ए की पावर, ये वाला सारा जो भी है ये ट्रू हो गया फॉर इंटीजर n ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो इस टाइप से जो है ना आप सोल्यूशन उसमें करोगे, इससे बड़ा सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज 55 और 343/55, मतलब कि या तो उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई में 55 है या 343/55 है, अकॉर्डिंग एज द सीरीज ए एक्स वाई जेड बी इज इन एपी और एचपी, ठीक है जी। अगर सीरीज मेरे पास जो मेरे को दी हुई है ए बी, ए एक्स वाई जेड और बी, अगर ये मेरे पास एपी सीरीज है तो मेरे पास 55 आंसर आता है इनका मल्टीप्लिकेशन का, एक्स वाई जेड का, तीनों का बीच वाली का। अगर ये मेरे पास एचपी है तो 343/55 आता है, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी गिवन दैट दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एक चीज और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको ये वाले अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम टाइम के अंदर इतना ही हो पाएगा कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, ताकि पहले से ही उसके सोल्यूशन लिखे हुए आए। अगर मैं सोल्यूशन करवाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें मेन समझना है कि भाई इसको सोल्व कैसे करना और कितना बड़ा करना और कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, ताकि हम सब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप मेरे को जरूर बताना, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और टेस्ट सीरीज तो हम लाने ही वाले हैं सब्जेक्टिव के, ठीक है। गिवन दैट दे आर पॉजिटिव इंटीजर, ए बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म है। अगर एपी सीरीज है, अभी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए एपी सीरीज क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो फिफ्थ टर्म जो है ए प्लस 4d होगा, ठीक है, यही होता है। फर्स्ट टर्म मेरी ए होती है, ए प्लस डी इस टाइप से चलती चली जाती है एपी के अंदर, और यहां पे डी मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, ऐसे ही होता है। अगर मैं एपी सीरीज की बात करूं, फर्स्ट टर्म मेरे पास ए, सेकंड टर्म मेरे पास ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 1 2 3 4 5 टर्म मेरी होगी। तो b इज इक्वल टू ए प्लस 4d होगा, ठीक है, माइंड के अंदर ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो b इज इक्वल टू ए प्लस डी होगा, तो वहां से a और b के अंदर कुछ ना कुछ मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 55 है, तो एक्स वाई जेड एक्चुअल में एक्स वाई जेड है क्या, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, ये मेरे पास है z, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, ये देखो एक्स वाई जेड सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, ठीक है, एपी की। तो इस टाइप से ही इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे, जब आप एग्जाम में बैठे हो सब्जेक्टिव वाले तो ऐसे करोगे, इफ ए एक्स वाई जेड आर इन एपी, ठीक है, b इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म जो कि मैंने पहले आपको बता दी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये क्या होती है मेरे पास nth टर्म होती है, ठीक है। nth टर्म कोई भी मैं निकालता हूं tn, ठीक है, तो यहां पे इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। nth टर्म मेरे पास होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे ये आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरी a आ जाएगी। 2 पुट करोगे तो यहाँ देखो 2 माइनस 1 a प्लस d आ जाएगी। 3 पुट करोगे तो a प्लस 2d आ जाएगी। 5 पुट करोगे तो a प्लस 4d आ जाएगा, ठीक है, a प्लस 4d आ गया यहाँ पे, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे मेरे पास आ गया a प्लस 40, वेयर d इज द, लिख सकते हो d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। a मेरे पास ऐसे भी लिख सकते हो, a इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड a इज मेरे पास फर्स्ट टर्म है। तो यहां से कॉमन डिफरेंस a प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आया, b आया, b आया है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया b। तो यहां से d कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, b माइनस a अपॉन में 4, क्योंकि ये देखो b था यहाँ पे, b इज इक्वल टू a प्लस 40, d कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस आ गया, हमें x y z चाहिए, x में, y में और z में, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तीनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 55 रख दो, क्योंकि 55 आ रहा है AP का, मेरा फाइनल, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही आपने करना है, एक्स वाई जेड, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, इज इक्वल टू 55 रख दो, जो कि गिवन है, a प्लस डी। तो a यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है, a प्लस में d, d मेरे पास ये हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं a प्लस डी, तो a प्लस में d मेरे पास क्या है, b माइनस a बाई 4, 4a माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस में b बाई 4, तो यहाँ आ गया 3a प्लस b बाई 4। ऐसे ही सेकंड टर्म, ऐसे ही थर्ड टर्म सारे निकाल लेंगे, तीनों के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 55, 4 यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1760 इसकी वैल्यू। तो उसने यही फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम लास्ट के अंदर जाकर के देखेंगे। अभी हमने एपी वाला कर लिया, अगर वो एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अगर वो एचपी के अंदर है तब हम नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मेरे पास वो एचपी के अंदर है तब भी हम सेम ही केस करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे अब 343/55 आ जाएगी, ठीक है, अगर वो एचपी के अंदर है। अब देखो एपी और एचपी में क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज एक्स वाई जेड ए बी, ए एक्स वाई जेड बी एचपी के अंदर कब है, जब वो रेसिप्रोकल उसके एपी के अंदर होगी। अगर एपी के अंदर है तो रेसिप्रोकल उसके एचपी के अंदर होगी। तो यहां पे इन सबका रेसिप्रोकल कर दो, वो किस में होगा, एपी के अंदर होगा, ठीक है। फाइंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें भी मैंने फिफ्थ टर्म से फाइंड करके डी निकाला था, है ना। तो यहां से फिफ्थ टर्म यहाँ पे क्या होगी, 1 बाई में बी। अब ये एपी के अंदर है, अब ये एपी है क्योंकि एचपी से मैंने इसका रेसिप्रोकल करके उसको एपी के अंदर बना लिया। अब ये मेरे पास है एपी के अंदर, फर्स्ट लास्ट टर्म 1 बाई बी, 1 बाई बी, लास्ट टर्म मैं कैसे लिखता था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म 1 बाई ए प्लस में n माइनस 1, 4d, ठीक है, 1 बाई ए प्लस में 4d आ जाएगा, देखो, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस में 4d इज इक्वल टू 1 बाई बी, समझ में आ गया ना, ये कैसे आ गया। तो यहाँ पे 1 बाई बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरी ये है, प्लस में n माइनस 1, n मेरा यहाँ पे कितना है 5 माइनस 1 इंटू में डी, इसका मैंने कैपिटल डी ले लिया, इसका डिफरेंस इसका स्मॉल डी ले रखा था इसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 1 बाई ए प्लस 4d इज इक्वल टू 1 बाई बी, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4d, यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन में 4ab, डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड की, या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मतलब तीन जो टर्म थी, ठीक है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, हमें तो यही चाहिए ना मेन। तो यहां पे हमने क्या किया, सेकंड टर्म जो है सबसे पहले वो हम निकालेंगे 1 बाई एक्स, ये देखो 1 बाई एक्स, फिर 1 बाई वाई, फिर 1 बाई जेड। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप शिद्दत से करोगे, टाइम बहुत है, 3 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन शिद्दत से भी करोगे ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर आपके लगेंगे नहीं, ठीक है, 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे आपके। 10 क्वेश्चन में 150 मिनट हो गए, ठीक है। अगर आप 15 मिनट, बहुत टाइम होता है 15 मिनट एक क्वेश्चन को, अगर आप खुद से करते हो 10 क्वेश्चन में आपके 150 मिनट हो गए, 180 मिनट, 30 मिनट अभी बचे हुए हैं, 12 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन करने, 12 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, 12-13 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 15 मिनट नहीं ले रहे, 5-7 मिनट भी ले रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, तो उनमें टाइम आपका बचेगा। तो एवरेज अगर मैं बोलूं आपको 12 मिनट का लगेगा टाइम एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन करते हो 144 मिनट लगेंगे, फिर भी आपके पास 6, 50 और 36 मिनट बाकी हैं, 3 क्वेश्चन और भी आप कर सकते हो। तो आराम से, टाइम की कमी नहीं है तो आराम से कर सकते हो। सेकंड टर्म, इसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना, इसमें जितना लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेकंड टर्म 1 बाई एक्स, तो सेकंड टर्म मैंने 1 बाई एक्स, ऐसे 1 बाई वाई, ऐसे 1 बाई जेड, थर्ड और फोर्थ टर्म मैंने निकाल ली 1 बाई एक्स। सेकंड टर्म को कैसे हम लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, मतलब, ठीक है, यहां पे देखो, क्योंकि nth टर्म निकालने का क्या है मेरे पास, a फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो a प्लस में d की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से अगर मैं d बोलूं तो ये d मेरा कैपिटल D चल रहा है इसके अंदर, ठीक है।
ए प्लस डी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ए मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 बाई ए है, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 1 बाई ए, प्लस में आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है जो भी है। अब यहां से मैं कुछ भी जो भी है डी की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, ए माइनस बी अपॉन में 4ab, इधर उधर लेके जाके यहां से मैं 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, 1 बाई एक्स की वैल्यू उल्टा कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। ऐसे ही थर्ड टर्म मैं निकालूंगा, थर्ड टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ठीक है a प्लस में 2d, ठीक है ना, a प्लस में 2d। a मतलब यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म दर्शाता है, ठीक है, यहाँ पे a1 लिख रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि a जो है ना मेरी फर्स्ट टर्म है 1 बाई a जो कि है यहाँ पे, प्लस में 2d, d मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट हम चलेंगे, तो 1 बाई a प्लस में 2d जो कि मैंने अभी आपको बताया 1 बाई y, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां से मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू। ऐसे ही 1 बाई जेड की फर्स्ट टर्म प्लस में 3d इज इक्वल टू 1 बाई जेड, तो यहां से z की मेरी वैल्यू यहां से मेरी निकल आई z की वैल्यू, ठीक है। तो x y z की वैल्यू निकल आई जब उसने बोला था अगर मेरे पास HP के अंदर है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 343/55 है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 343/55 कर करा के आप फाइनल इसको, इसका क्यूब बन जाएगा जो भी बनेगा इज इक्वल टू करके इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, a का क्यूब b का क्यूब इज इक्वल टू 343, a b इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट कर दोगे तो 7 आ जाएगा। अब यहां से 7 आ गया, a b की मल्टीप्लिकेशन 7 है, a की वैल्यू और b की वैल्यू में क्या पुट करूं, क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो b की वैल्यू 7 आ रही है, तो यहां पुट करके देखो दोबारा, a की वैल्यू 1, b की पावर 3 343 आ रहा है, यस आ रहा है। अगर मैं b की वैल्यू 1 पुट करता हूं, a की वैल्यू 7 पुट करता हूं तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 7, तो a से फिर से भी 343 आ रहा है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लो, a की वैल्यू 2 पुट करके देखो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये तो बन जाएगा, बट उस केस के अंदर वो इंटीजर नहीं रहा, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, या a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 1, यही मेरा फाइनल आंसर हो सकता है। और यहां भी अगर आप पुट करोगे ना, इधर जो हमारा आया था एपी सीरीज के अंदर, ठीक है, यहां से देखो a प्लस 3b, a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू ये 1760, इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आएगा, सही बैठ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था वो देख लो, एपी जीपी एचपी से। फिर से ये क्वेश्चन मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ है, मतलब एपी जीपी एचपी है ना, ये वाला सारा। एपी जीपी एचपी एजीपी सारा उसके अंदर सीक्वेंस सीरीज के अंदर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इज द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट, कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है देन चेक वेदर द सॉल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट। तो यहां पे 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आया था। तो यहां पे आप एक चीज देखिए कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, हम कैसे निकालते थे कि यहां हमारे सामने 3 इक्वेशन दी हुई है, 1 2 और 3, ठीक है। तीनों का हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेते थे, उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, इट मींस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है एंड कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन में वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, ये हमने किया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसको 2 मेथड से आप निकाल सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पे होमोजेनियस नहीं है, इज इक्वल टू 9 है, 5 है और 3 दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। अगर राइट साइड 0 है तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट साइड कुछ दिया हुआ है तो हम अलग तरीके से करते थे। इसको आप ग्रेजुएशन के मेथड से भी कर सकते हो, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए सेमीकोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ए ऑगुमेंटेड बी, है ना, ए ऑगुमेंटेड बी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से। बट मैं सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ 11th 12th वाले से, ठीक है, ये वाला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट लेंगे। इसका कोफिशिएंट x का 0 है, ये y का 2 है, z का 1 है, ऐसे इसके 3 है, इसके 3 है। तीनों का हम कैसे हम लिखेंगे, जैसे कि ax इज इक्वल टू b की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले a मेरे पास ये जो मैट्रिक्स मेरी बनेगी, ठीक है, जो मेरे पास ये मैट्रिक्स मेरी बनेगी, x मेरे पास जो ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये मेरे पास है कांस्टेंट, ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट है जो कि 3, 5 और 9 है। तो इस टाइप से। और सॉल्यूशन जो इसका, अगर ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर मेरे पास नॉन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स कर देंगे, कट जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू a का इनवर्स में क्या होता है, a 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b,
ठीक है। तो बी मैट्रिक्स मेरी कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी और 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स नॉट इक्वल 0 यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही निकाला था हमने, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और बी के इक्वल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये सारा आया, तो उस टाइम पे मेरी एक्स वाई और जेड की मेरी वैल्यू भी आ रही होगी। ठीक है, समझ में आई। तो ये आपको एक मैंने वे बता दिया कि एक वर्किंग रूल बता दिया कि कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए जी, ये क्वेश्चन जो है मेरे पास कहां से आया हुआ है, डिटर्मिनेंट से। वैसे ही मैट्रिक्स का भी है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों से आप मान लो, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट से। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ये देखो इसका कोफिशिएंट 0 आपने लगाना है। अब आप सब्जेक्टिव की अप्रोच से कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जो है ना इसको 0 लगाओगे, प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ऐसे सेकंड ऐसी थर्ड इक्वेशन लिखनी है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट ये नहीं लिख देना। ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए तभी जब आप सारा लिखोगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए मतलब मेरी मैट्रिक्स जो मैंने अभी बनाई, एक्स मतलब मेरा वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आ गए, 3 5 7 3 5 9 3 5 9 मेरे कांस्टेंट आ गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। लिख भी सकते हो, ये मेरी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास वेरिएबल है और ये मेरा कांस्टेंट है, तो ए एक्स और बी। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट चेक करता हूं 0 है या नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही है, पूरा प्रॉपर एक एक स्टेप आपको लिखना है। डिटर्मिनेंट आ गया -10 जो कि है नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो आ गया, इट मींस क्या है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, सो कंसिस्टेंट हो गया। एंड सॉल्यूशन जो है मेरे पास क्या आ गया, जो कि मैंने अभी पहले आपको बता ही दिया कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का इनवर्स इनटू में b, क्योंकि यहां देखो ये है, तो a का इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दोगे, लिख भी सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, तो x इज इक्वल टू a का इनवर्स भी आ जाएगा। तो करवाने को ये मैं करवा सकता था क्वेश्चन, मतलब खुद भी, बट क्या है कि मैं आपको पता है ऑब्जेक्टिव की अप्रोच से करवाता हूं, तो ये लाइनें जो होती है ना मैं वो स्किप कर देता हूं, ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालता अपनी माइंड के अंदर, जल्दी जल्दी बोलता आपको ये वाला। बट इसीलिए मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आपको इस सोल्यूशन भी मिल जाए, पता भी चल जाए कि कौन सी लाइन लिखनी है, कितनी लिखनी है, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, बहुत टाइम हो गया 12th के हुए आपको। समझ में आ गया। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और कंसिस्टेंट तो हो ही गया, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट में कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और वैसे ही पढ़ाना थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए नहीं है कि करवाना है, टफ इसलिए गला ज्यादा सूखता है, इसमें बोलना बहुत पड़ता है एक एक लाइन। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट अभी तक तो हम क्वेश्चन सोल्व करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि ऑप्शन से पुट करो, हिट एंड ट्रायल मेथड, आगे निकल जाओ, यहाँ गला ज्यादा सूखता है। तो मैं उन टीचर के बारे में सोच रहा हूँ जो कि 11th 12th पढ़ाते हैं, 9th 10th पढ़ाते हैं, या ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं कॉलेज कैडर के अंदर, या ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो कैसे अपने गला उनका कितना सूख जाता होगा बोल बोल के, मैं समझ पा रहा हूँ वो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ देखो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से ये क्या होगा, 1 अपॉन में a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, पूरा ये a का इनवर्स होगा इनटू में b। तो हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, a का डिटर्मिनेंट तो -10 आया ही हुआ, हमें एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते थे, a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, जो भी मैंने दिया। a11 का मतलब क्या होता था, यहां से ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, इन दोनों का देखना है, तो 6 माइनस में 16। ठीक है, 6 माइनस में 16, आगे क्या होता था, -1 की पावर, जो भी यहाँ पे दिया हुआ 1 1 1 दिया हुआ तो 1 + 1, ऐसे यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो पावर 1 1 + 2, यहाँ पे 1 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे पावर 1 3, और 1 2 का निकालेंगे तो 1 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम छोड़ दोगे, 3 6 18 2 चौके 8, इसका नेक्स्ट इसका निकालोगे तो 3 चौके 12 -2। ठीक है, 12 -2, तो कर करके ऐसे ही 2 1 का निकालोगे, 2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 6 दूनी 12 और -4। ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस में 4, 12 माइनस में 4, और यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 2 1 है तो 2 + 1 आ जाएगी, जो भी चलती रहेगी साथ साथ चलती रहेगी, जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे आपको, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट 3 1 की निकालोगे तो यहां से मेरे पास 3 1 का बन जाएगा, ये गया तो 4 दूनी 8 -1, फिर इसका, ऐसे कर करके ये आपके पास सारा आ गया। इस सबको क्या एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना होता था, और उसका क्या होता था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ, इसका मतलब रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएंगे, ऊपर वाली पूरी रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गया। ठीक है, ये आया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसके अंदर मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, तो -1 अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, सारे को जो भी मेरा आया उसको b से मल्टीप्लाई करना है, उसको मैंने लास्ट में, ये देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू आ रहा है सारा,
देखो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे हमने माना एक्स वाई जेड वेरिएबल, तो एक्स वाई जेड की ही वैल्यू मेरी लास्ट में मेरी निकल जाएगी, एक्स वाई जेड, या इसको लिख दो x इज इक्वल टू ये सारा -1/10 इंटू में ये सारा जो मेरा निकला था, इंटू में सॉरी -1/10 इंटू में b नहीं किया, इंटू में b कर दिया, x इज इक्वल टू ये देखो -1/10 इंटू में ये, इंटू में b, ये वाला b है 359 था, b 359 इंटू में ये कर दिया, ठीक है। तो यह पूरा कंप्लीट हो गया, 1 में a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, ये सारा सोल्व करने के बाद x y और z की, ये z है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो अरे यार 3 कटा, कोई मैं काट देता हूँ, माइनस ये सारा आ गया, तो यहाँ से कंपेयर करवाओगे जब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो यही मुझे फाइंड आउट करनी थी कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ये बताना है और चेक वेदर द सोल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइट, और वैसे बताया नहीं हुआ x y z की वैल्यू, बट आप निकाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से सेट करता हूँ, ठीक है। चलिए जी आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। देखो फाइंड द सर्कल, वो सर्कल हमें फाइंड आउट करना है, हुज डायमीटर इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स। इतना एंड इतना, ये दो सर्कल हैं, उसका जो डायमीटर हो ना वो कॉमन कोड हो उन दोनों सर्कल्स की। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास सर्कल है, इसकी जो है यहाँ पे मेरे पास कॉमन कोड बन रही है ये वाली। तो फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है मान लीजिए S, ये सर्कल है मेरे पास S डैश, तो यहां पे जो मेरा सर्कल बनेगा ना इस टाइप का, वो मेरा सर्कल जो होगा वो S डबल डैश होगा मान लीजिए, उसका जो डायमीटर है ना इन दोनों सर्कल की वो कॉमन कोड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्कल है और यहाँ पे ये सर्कल है और इसकी ये कॉमन कोड है, ठीक है, इस टाइप से, और इस कॉमन कोड के ऊपर एक और सर्कल बन रहा है। समझ में आया? तो किसी भी टाइप से हो सकता है, तो ज्यादा वो सोचना नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि माइंड के अंदर सोचना है कि भाई किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कि हुज डायमीटर, उसका जो डायमीटर क्या होता है पूरा लंबा, कॉमन कोड ऑफ द सर्कल, उन दोनों सर्कल की कॉमन कोड होना चाहिए। तो ये सर्कल मेरा बना, इस सर्कल को हम जो है एक बार हटा देते हैं, यहां पे बना के दिखाता हूं। ये जो मेरा सर्कल था उसकी जो ये डायमीटर है ना वो इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड है, ठीक है। कॉमन कोड मतलब वो जीवा, कॉमन जीवा। तो ये चीज है मेन। अब हमें करना क्या होता है, ये सर्कल इनकी, ये दोनों के दोनों आपस में कंट्राडिक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, इंटरसेक्शन हो रहा है उन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन कोड है इसकी, तो s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये फॉर्मूला है हमें निकालने का। तो एक सर्कल मैंने s मान लिया, एक मान लिया s डैश, दोनों मान लिए, इसको s इसको s डैश। तो यहां से हम क्या करेंगे, द फॉर्मूला फॉर कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल इज s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। कुछ लोग इसको c मानते हैं, c डैश मानते हैं, c1 c2 भी मानते हैं, सर्कल कैसा भी मान सकते हो। मेन मकसद आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि उन दोनों को माइनस किया इज इक्वल टू 0, कॉमन कोड निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारे पास फाइनल आ गया ये वाला -2x - 1। इसको फिर से मैंने सोल्व किया तो मेरे पास इज इक्वल टू 0 कर दोगे, माइनस के उधर चला जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, L का, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कोड, वो जो कॉमन कोड है ना ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये वाली, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, वो उसकी इक्वेशन के आगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया L। अब यहां से देखो, नाउ द रिक्वायर्ड सर्कल मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S एंड S डैश टू हैव देयर कॉमन कोड्स एज डायमीटर। तो कहने का मतलब हमें वो सर्कल चाहिए वो जो है डायमीटर बने, ये जो कॉमन कोड आई है ना इस ये डायमीटर बन जाए उस सर्कल की, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सर्कल इज, हमें S डबल डैश वाला सर्कल जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक मैंने बना लिया है जिसको मैंने नाम दिया है x² + y² + ax + by + c इज इक्वल टू 0। मैंने एक अपनी तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सर्कल का होता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब उस कोड को इसके अंदर घुसाएंगे तो जो है ना मेरी बात बनेगी। कैसे, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ S डबल डैश इज, वो होती क्या है
कि जब ऐसा होता है, वो सर्कल की इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं जो कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द, वो सर्कल जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, कि एस और एस डैश के दोनों का इंटरसेक्शन है, उसकी जो मेरे पास एक कोड बन रही है, वो उसका डायमीटर बन रहा है, तो उसकी एक इक्वेशन ये होती है एस प्लस लेमडा एल, ये हमने सर्कल के अंदर पढ़ी हुई है। तो एस मेरे पास ये वाला, ये जो सर्कल है एस है, प्लस में लेमडा टाइम एल कर देंगे, ये एस डैश प्लस में लेमडा एल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस प्लस में लेमडा एल, एल मेरे पास है 2x प्लस 1, तो वो पुट कर दोगे तो यहां से एस डबल डैश आ जाएगा, एस प्लस लेमडा एल, ये सारा पुट कर दोगे, जो भी एस डबल डैश जो भी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी है, प्लस में लेमडा टाइम एल, ठीक है। तो लेमडा इंटू में एल, एल मेरे पास 2x प्लस 1 करा के मैंने x की कोफिशिएंट मैंने अलग कर लिए, और यहाँ पे कांस्टेंट की कोफिशिएंट मैंने अलग कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब करने के बाद हमने इस इक्वेशन से क्या निकाला, सेंटर। सेंटर कैसे निकालते हैं इस इक्वेशन के, माइनस ए बाई ए माइनस बी बाई टू, माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू सेंटर होता है इसका, ठीक है, सेंटर। और रेडियस कैसे निकालते हैं, आर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का सी सारे का, ऐसे हम निकालते हैं, ये हमें पता है कॉमन। तो सेंटर ऑफ एस डबल डैश, एस डबल डैश के हमने सेंटर निकालना है, जो कि सर्कल हमारा बना है। कैसे निकलेगा सेंटर, माइनस लेमडा प्लस 1, ये 2 टाइम था, अपॉन में 2, तो 2 कट गया, यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 लेमडा था यहाँ पे x टाइम, क्योंकि x का कोफिशिएंट अपॉन में 2, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट a है, तो माइनस a बाई 2, तो माइनस 2 कट जगह नीचे था, और यहाँ पे माइनस b बाई 2, b यहाँ पे कितना है 3y, b 3 है, माइनस 3 बाई 2, ये मेरे पास क्या आ गई, सेंटर आ गई। अब ये जो सेंटर आया किस सर्कल का आया, जो कि सर्कल ये वाला सर्कल है, एक रफली फिगर बनाई है मैंने, ये सर्कल है, ये जो ब्लू के अंदर मैंने बनाया हुआ है या मैजेंटा के अंदर बनाया हुआ है। अब इस सर्कल का जो सेंटर आया, ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, ये जो सेंटर आया इसका सी, ये वाला पॉइंट आया। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन से जा रहा है, तो इस लाइन के ऊपर ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 1, तो ये इसमें ये x है, एक्चुअल में ये पॉइंट है x और y यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसमें डायरेक्ट मैं पुट कर दूं, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स, एक्स मेरा क्या है माइनस लेमडा प्लस 1, पुट करूंगा तो यहां से लेमडा की मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वही लिखा हुआ है, एज द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर, जो डायमीटर है वो सेंटर से ही पास कर रहा है, ठीक है, ऑफ द सर्कल दैट इज 2x प्लस 1 पासिस थ्रू द सेंटर, तो वही चीज 2x प्लस 1, ये वाला जो है यहाँ पे 2x प्लस 1, ये L है, ये मेरी लाइन है, ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है ना, इस पे जो पॉइंट है ना x और y, इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहां से पास हो रही है। तो वहां से मेरी लेमडा की वैल्यू निकली। लेमडा की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, क्योंकि यहां पे इक्वेशन तो मैंने लिख ही दी है उस सर्कल के एस डबल डैश की, सिर्फ मुझे चाहिए था तो लेमडा, यहां भी लेमडा की वैल्यू आते ही मैं पूरी इक्वेशन लिख सकता था। तो यहां से मैंने लेमडा की वैल्यू निकाली, लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट की, ठीक है, पूरा पुट करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन मेरे पास फाइंड आउट होगी। इस टाइप से ये सर्कल का क्वेश्चन हमने करना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कहां से आया हुआ है, सर्कल से जो है ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे, ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर आप, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप सिर्फ यही सोचते रह गए एक महीना कि बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, ये है वो, जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेन उठाओ, कॉपी लो बड़ी सारी, और जो भी चैप्टर उठाओ उसको एक एक क्वेश्चन कर करके देखो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप लाइनें नहीं लिख पाओगे लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आप भी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हो काफी टाइम से, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सारा लिख पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है। आप जोर इस साइड लगा रहे हो, सक्सेस इस साइड है, तो कैसे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जोर भी उसी साइड लगाना है आपको जहां पे सक्सेस है, और सक्सेस का मतलब यही है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे, आप क्वेश्चन के लिख लिख के देखोगे, उतना ही बेटर आप परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर दे सकते हो, सब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि वहां पे एक एक लाइन लिखना है। तो अब अगर आप माइंड में ऐसे देख रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ भाई ये तो हो जाएगा, देख लिया ये तो हो जाएगा, ये देख लिया ये तो हो जाएगा, ऐसे पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर ए बी सी 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पेक्टिवली आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिर से मेरे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब कि एचपी की बात हो रही है,
अब जो P और Q और R है ना टर्म, वो मेरे पास HP के अंदर है, Pth, Qth एंड Rth। अब Pth टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब Tn की nth टर्म की पहले बात करता हूं, फिर Pth की बात करूंगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, Tn nth टर्म की a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो Pth टर्म की जब भी मैं बात करूंगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी, Q की जब भी मैं बात करूंगा तो a प्लस q माइनस वन इंटू डी a, ठीक है। Qth सॉरी Rth टर्म की बात करूंगा, ये Qth की थी, a प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, ये चारों टर्म मेरी आ जाएंगी। अब देखो ऊपर ABC, अगर मैं ABC से डिवाइड करता हूं 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। अगर मेरे ABC अगर मेरे पास ये दिया हुआ AB स्क्वायर ABC रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ इज इक्वल टू a और ये दिया हुआ b, ये दिया हुआ c, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो HP के अंदर है तो AP के अंदर बन जाएंगे। तो उसके बाद मैं वहां पे पुट कर दूंगा और वहां से देखो साथ में यहाँ पे देखो a सब में आ रहा है, तो यहां से a से मल्टीप्लाई करके 1 1 से माइनस कर दूंगा, कट जाएगा। फिर डी में बाहर निकाल दूंगा, p माइनस वन बच जाएगा, q माइनस वन और r माइनस वन ऊपर, तो p माइनस वन बच जाएगा, तो p माइनस वन यहां से q माइनस वन r माइनस वन, एक मेरी दो रो मेरी अगर सेम होगी तो इट मींस क्या है, उसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस टाइप से क्या आप सोच सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अब हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, देखते रहना। तो जो जो भी जरूरत पड़ेगी मैं साथ साथ लिख दूंगा। एक बार मैंने आपको मतलब ओरली एक बार रफली आपको बता दिया इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए जी, गिवन A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ एन AP, जो कि दिया हुआ है, ठीक है जी। A इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला आ गया। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे वही मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, Pth टर्म की बात करेंगे तो A प्लस P माइनस वन इंटू में D, ठीक है। ऐसे ही Qth टर्म की बात करोगे तो A प्लस, यहाँ पे A बस कैपिटल लिया हुआ, कैपिटल ले लो आप, ठीक है, A प्लस Q माइनस वन इंटू डी, Rth टर्म मेरे पास क्या होगी, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब जो ये मेरी क्या थी, ये टर्म मैंने निकाली, ठीक है, Pth, ये कब, जब मैं AP की बात कर रहा हूं, AP के अंदर मैं ऐसे निकालता हूं, बट HP क्या होती है मेरे पास 1 अपॉन में AP, ठीक है। तो ये AP की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 अपॉन में हो जाएंगी सारी की सारी, 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में, वही सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लिख दिया। उसके बाद वेयर A D आर द, A मेरी फर्स्ट टर्म है और D मेरा कॉमन डिफरेंस है, ये भी आप लिखोगे क्योंकि सब्जेक्टिव की अप्रोच से चल रहे हो। कोरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, A और D तो फर्स्ट टर्म है और D मेरा कॉमन डिफरेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट 1 अपॉन में लिख दिया तो HP जो है 1 अपॉन में AP हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो अब यहां पे जो भी मुझे दिया हुआ ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया ABC से डिवाइड कर दो सबको, तो ABC से डिवाइड करोगे, यहां करोगे तो 1/a आ जाएगा, 1/b 1/c, 1/a 1/b 1/c। क्यों किया, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू हमें है 1/a की वैल्यू हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं, 1/a, तो ये इधर चला जाएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, a प्लस p माइनस वन इंटू डी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, 1/a 1/b 1/c की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ a है, a से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों रो, थर्ड रो को a से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से घटा दो, a कट जाएगा, a कट जाएगा, a कट जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने एग्जैक्ट किया कि फर्स्ट रो माइनस a टाइम थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट रो में से a टाइम थर्ड रो घटाया मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे a कट गया, a कट गया, a कट गया, d मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया सब जगह से, तो अंदर क्या बचा, p माइनस वन, q माइनस वन, r माइनस वन, d मैंने बार यहाँ पे abc इंटू डी आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे abc क्यों, क्योंकि abc से मैंने डिवाइड किया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, अंदर डिवाइड कर रहे हो तो बार, ठीक है ना, क्योंकि अंदर जाएगा ये दोबारा से, फिर मेरा BC CA और AB बना देगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा आ गया। अब यहाँ देखो 1 है 1 है 1 है, यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे तो PQR आ जाएगा, PQR नीचे पड़ा हुआ, दो रो से, मतलब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। R1 प्लस में R3 जोड़ दिया, PQR दो रो सेम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो भी मेरा उसने पूछा हुआ था, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी आ गई 0, अगर मेरे Pth Qth Rth टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे हमने HP को देखा कि 1/AP होता है, उसका यूज करते हुए हमें इसका सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया ना, स्टेप बाय स्टेप। अब आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी नहीं है, सर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, मैंने एक एक चीज आपके लिए
बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है ना, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना और हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। कई बार गलतियां हो जाती हैं, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि कैसे आप सब्जेक्टिव अप्रोच से लिखोगे, उस टाइप का सोल्यूशन मैंने आपके सामने ये प्रोवाइड कराया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए जी, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, dy by dx माइनस 3/xy इज इक्वल टू ये, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं, सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे मिशन डेटर प्लस भी, ठीक है, ऐप मिशन डेटर प्लस भी, ठीक है। ये नंबर भी दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ, ये सारे कोर्सेज भी उसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक सेकंड देख लेते हैं, बुक्स के बारे में आगे मैं चल के बताने वाला हूँ। इसके अंदर सारे वैसे हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, पीजीटी मैथ की कर रहे हो, टीजीटी प्लस पीजीटी मैथ की कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, अगर आपको एचपीएससी का कोर्स चाहिए, ठीक है। अभी तो सब्जेक्टिव के लिए तो हम गाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज भी लाएंगे एचपीएससी के लिए अगर आप बोलोगे तो। उसके अलावा डाउट सेशन हमारा वीक में 4 डेज और वीक में 1 डे लाइव सेशन भी है, और इस हिसाब से ये सारे कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, जिसमें सारा 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का कंटेंट है, जिसमें सारा लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडी पीडी, रियल कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी सब कुछ करवा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी साथ साथ सोल्व करा रहे हैं टॉपिक वाइज, साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ले रहे हैं। तो एप्लीकेशन ये आपको मिशन DTSS भी एप्लीकेशन के अंदर ही ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, ठीक है, तो चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो, दोनों के ऊपर मिशन DTSS भी अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट के डाउट आते हैं कि लैपटॉप पे कैसे चला सकते हैं, तो web.classplusapp.com पे आपको जाना है, ORG कोड MD डालना है, लैपटॉप पे भी आपकी ये एप्लीकेशन चल जाएगी। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो 9 to 5, तो उसमें आपकी सारी क्वेरीज सोल्व कर दी जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज जो है ना आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। और जो अभी मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, मिशन DSSP एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैं इसका पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन जरूर आपको डाउनलोड करनी है अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो। अब देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx माइनस 3y by x y इज इक्वल टू x की पावर 4, y की पावर अगर ज्यादा आ जाती है तो क्या होता है। देखो ये किस फॉर्मेट के अंदर है, याद है आपको, हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे dy by dx, ठीक है, प्लस pxy इज इक्वल टू qx इंटू y की पावर n अगर आ जाता था। qx तो ठीक है, x की पावर, qx मतलब x की समथिंग पावर, इंटू में y की पावर n आ जाता था, तो उसे हम बर्नौली इक्वेशन बोलते थे, बर्नौली इक्वेशन। ये मैंने ओडीपीडी के अंदर भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे, y की पावर जो n है उससे हम डिवाइड करते थे, ठीक है, y की पावर n से डिवाइड करते थे, जो भी आता था यहां पे जो भी आता था उसको हम कुछ कुछ पुट करते थे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मतलब कुछ इस टाइप से हम बनाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब उसका हम सोल्यूशन किया करते थे। वैसे ही इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होता था बर्नौली इक्वेशन का, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन इसे बोलते थे। तो यहां पे हमने क्या किया, ये इक्वेशन एज इट इज मैंने ले ली, तो y की पावर जो y की पावर 1/3, y की पावर n से मैं डिवाइड करूंगा, जो भी मेरी होगी उससे मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, y की पावर 1/3 ये सारा आ गया। अब यहां पे देखो y की पावर 1 है, यहां 1/3 ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ गई, तो ये चीज आ गई, फाइनल मेरा ये आ गया। अब जो भी मैं यहां पे होता था ना मेरा, ठीक है, उसको मैं पुट करता हूं यहां पे, देखो ध्यान से, तो y की पावर 2/3 जो भी मेरी है उसको मैं पुट करता हूं, z पुट कर लो, t पुट कर लो, वो आपकी इच्छा, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। उसको मैं पुट करता था, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करता था, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर इसका 2/3 आगे आ जाएगा, ऊपर पावर माइनस हो जाएगी तो माइनस 1/3, तो ये सारा का सारा क्या आता था, जो आगे है मेरा 1/y की पावर 1/3, तो यहां से इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको 2/3 को इधर ले आया 3/2, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा ये वाला बन गया 1/y की पावर 1/3 dy by dx। इस सारे को पुट कर दूंगा 3/2 dz by dx, इस माइनस 3/x, सॉरी माइनस 3/x, y की पावर 2/3 को z पुट कर देंगे, ठीक है, z और x की पावर 4। अब ये फॉर्मेट जो है कौन सा बन गया दोबारा से, dy by dx प्लस pxy मतलब z है, यहाँ पे y होता तो y, z है तो z इज इक्वल टू qx की फॉर्मेट में बन गया। बर्नौली नहीं बना, y की पावर n नहीं है, y की पावर 0 है। अब बर्नौली नहीं बना, सिंपल बना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको
ये क्या कर दिया, अच्छा 3/2 था तो उसको इधर सब जगह 2/3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ गया और ये मेरा फाइनल है। इसको मैंने कंपेयर किससे किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, ठीक है। या इसको मैं ये लिख सकता हूँ dz/dx प्लस में pxz इज इक्वल टू q से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये x के फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर है। तो यहां फंक्शन ऑफ x माइनस 2/x आ गया px, ठीक है। तो यहां पे px मेरे पास क्या आ गया, माइनस 2/x, और qx यहां पे आ गया x की पावर 4, ठीक है। तो यहां पे p आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते थे, अरे यार इधर तो मेरा नेक्स्ट आएगा ना, सोल्यूशन आएगा इसका, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा। qx आ गया x की पावर 4, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा होता था e की पावर pdx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e की पावर pdx, px वहां पे माइनस 2/x है, माइनस 2/x, ठीक है। इसको x लिखना चाहते हो x लिख लो, ठीक है, वो आ गया। तो यहां से ये आपको पता ही है, अब 1/x का क्या होता है log x, माइनस 2 आगे पड़ा हुआ है, log के बाहर जो भी होता है ऊपर चला जाता है, x की पावर माइनस 2 हो जाए, e से log कैंसिल हो जाए, e की x की पावर माइनस 2 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y यहाँ पे अब क्या z काम कर रहा है, z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, qx इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में आ जाएगा c। तो z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा आया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx मेरा आया x की पावर 4, ठीक है, सॉरी 2/3 x की पावर 4 आया ना, यहाँ पे 2/3 भी है साथ में, 2/3 भी है साथ में, ठीक है। तो 2/3 x की पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर dx, तो ये कटता है सो काट दो, ये मेरा आंसर आ गया z अपॉन में x स्क्वायर 2/3 x की पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x का क्यूब/3, तो नेक्स्ट स्टेप में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्यूब/3 और ये कर आके जो भी मेरा आएगा z की वैल्यू x स्क्वायर उधर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और z की वैल्यू दोबारा से मैं पुट कर दूंगा y की पावर 2/3 जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने मानी थी, यहाँ देखो, ठीक है, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू z, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा उधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, इसको बाद में हटा दूंगा, यार एक बार देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं सेट कर दूंगा जब आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब वैसे तो इसको हटा ही दूंगा, एक बार तो आपने मतलब वीडियो फॉर्म के अंदर तो देख ही लिया सोल्यूशन पूरा, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा हो गया। अब जो है 8 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाती है इसीलिए। तो अब जो है प्रैक्टिस के लिए कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने देखे कहाँ से आए हुए, ये वैसे आपके आरडी शर्मा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरडी शर्मा जो सब्जेक्टिव वाला आरडी शर्मा, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, सब्जेक्टिव वाला, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है, ठीक है। तो ये 3 और 2 टोटल 5 बुक्स हैं, और अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो इनफ है, नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी तो आपको बेसिक आना ही चाहिए, और एनसीईआरटी के अलावा एलिमेंट्स की बुक आती है, ठीक है, 11th की है, ये 12th की 2 बुक है, तो ये करनी है। और इसके बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर करने हैं, अगर ये एग्जाम्पलर है तो ठीक है, नहीं तो इसके एग्जाम्पल जो तो एग्जाम्पल करने हैं, और जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है उसमें एग्जाम्पलर जरूर करने हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ आप ये वाली बुक ले लो, आरडी शर्मा वाली, ये बेस्ट है, मैंने देखी है आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है, 11th क्लास की 2 है, 12th की 3 है, ठीक है। तो ये वाली बुक से जो है ना क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की, जो कि आगे चल के हम बात करने वाले हैं। इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सीक्वेंस सीरीज, रियल, लीनियर, और ये वाली जो स्पेशल फंक्शन, ये वाली जो बुक है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिए भी हुए हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, और कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, हेल्प मिलेगी, ये मैंने कोर्स आपको बता ही दिया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।
जिसके अंदर हम ये 8 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करना, लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आए और आपको सोल्यूशन प्रॉपर मिले। अगर आप बोलेंगे तो इसकी प्रैक्टिस के लिए वो भी हम करवा देंगे, बट हाँ अगर आपकी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। यूट्यूब पे तो कम से कम, नहीं तो एप्लीकेशन के अंदर तो रहेगा ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।